नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हमको एक नया पाठ खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट नाम एक साक्षात्कार पढ़ेगा। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार इंटरव्यू। यहाँ संतोष यादव और मनीष कुमार सिन्हा की बातचीत है पढ़वा। संतोष यादव कौन थे? संतोष यादव सबको मालूम? संतोष यादव के बारे में हमको देखेगा पन्ना संख्या 96। संतोष यादव ये किसका चित्र है? ये है संतोष यादव, भारत की पहली पर्वतारोही है। आप माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। आप माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। कौन है संतोष यादव? संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। എവറസ്റ്റിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൽ 2 തവണ കയറിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതയാണ് സന്തോഷ് യാദവ്. ഈ സന്തോഷ് യാദവിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷ് യാദവും മനീഷ് കുമാർ സിൻഹ संतोष यादवुमाയിട്ടുള്ള इंटरव्यू ആണ് പാഠഭാഗം। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। आप माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। पहले आपने मई 1992 में और उसके बाद मई 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। 1992 മെയിലും 1993 മെയിലുമാണ് അവർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത്। आपका जन्म जनवरी 1969 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। वे हरियाणा में जन्म हुए थे। आपने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की। संप्रति आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस अधिकारी है। आपको 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। संतोष यादव के बारे में हमको पढ़ेगा। संतोष यादव कौन थे? संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत के पहली महिला है और विश्व के भी प्रथम महिला है। उसके बारे में, उसके अनुभव के बारे में मनीष कुमार सिन्हा ने उससे बातचीत कर रहा है और इंटरव्यू करता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू का हिंदी शब्द साक्षात्कार। दोनों बातचीत करता है, दोनों साक्षात्कार करते हैं, संतोष यादव और मनीष कुमार सिन्हा। मनीष कुमार सिन्हा ने संतोष यादव को अपने अनुभव के बारे में बताता है। बताने के लिए कहते हैं, उसको प्रश्न पूछा है और संतोष यादव ने उनको उत्तर दिया है। साक्षात्कार देखो, पहला भाग। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाले भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव का बचपन अन्य बच्चों की तुलना में कुछ हटकर रहा। बचपन से ही वह निडर रही। किसी भी चीज को जानने की उनकी जिज्ञासा हमेशा उनके अंदर बलवती रहती और बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाले भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव का बचपन अन्य बच्चों की तुलना में कुछ हटकर रहा। बचपन से ही वह निडर रही।
किसी भी चीज को जानने की उनकी जिज्ञासा हमेशा उनके अंदर बलवती रहता और बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया। संतोष यादव कौन थे? संतोष यादव एक पर्वतारोही थे, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, भारत के प्रथम महिला है। वे हरियाणा में जन्म दिया, हरियाणा के रेवाड़ी जिला में वे जन्म हुआ। 2000 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिली है। वे एक पुलिस अधिकारी भी थे। बचपन के वे कैसे थे? बचपन में वे अन्य बच्चों की तुलना में उनको हटकर रहा, മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമായിരുന്നു സന്തോഷ് യാദവിനുള്ളത്। वे बचपन से ही निडर रही, निडर എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയമില്ലാത്ത ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു। और किसी भी चीज को जानने की उनकी जिज्ञासा, ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജിജ്ഞാസ, ഉത്കണ്ഠ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു। അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം എവറസ്റ്റിലേക്ക് വരെ പോകാൻ അവർ തയ്യാറായത്। हमेशा उनके अंदर बलवती रहती, बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की जिज्ञासा। बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की, മഞ്ഞുമലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്, എന്തായിരിക്കും അത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെയുള്ള അനുഭവം എന്ന് നേരിട്ടറിയാനായിട്ട് പോകാനുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് അവിടെ എത്തിക്കാനുണ്ടായ കാരണം। एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच दिया, ഒരു ദിവസം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സന്തോഷ് യാദവിന് കഴിഞ്ഞു। आपका बचपन कैसा रहा? आपका बचपन कैसा रहा? मनीष कुमार सिंह ने उनसे कहा कि आपका बचपन कैसा रहा? താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? इनसे संतोष यादव ने उत्तर दिया, बहुत शरारत थी लेकिन फिर अचानक शांत हो गई। पिताजी आर्मी होने से कारण मेरा ज्यादातर बचपन दादी के साथ बीता और मैं अपनी दादी से लाडली थी। 5 भाइयों के बीच अकेले होने के कारण मुझे अपने भाइयों का भरपूर प्यार मिला था और पूरे घर में चहेती थी। आज मुझे महसूस होता है कि जिस बच्चे को घर में अच्छा प्यार मिलता है वह किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। वे उनका बचपन कैसे बीता? मनीष कुमार सिन्हा ने उनसे पूछा कि तुम्हारा बचपन कैसा है, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? इससे संतोष यादव ने उत्तर दिया कि मैं एक शरारती विकृतिയുള്ള शरारती लड़की थी और मेरा पिताजी आर्मी होने के कारण मैं अपनी दादी के साथ मेरा बचपन बीता। അച്ഛൻ ആർമിയിലായതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്। और अपनी दादी की लाडली थी, लाडली प्रियപ്പെട്ടവൾ। और 5 भाइयों की अकेले होने के कारण मैं भरपूर प्यार मिला था। 5 ആങ്ങളമാരുടെ ഒറ്റയൊരു പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് വീട്ടില് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ നല്ല സ്നേഹവും ലഭിച്ചിരുന്നു സന്തോഷ് യാദവിന്। और संतोष यादव ने अपने से कहता है कि जिस घर में बच्चों को बहुत प्यार मिला सकता है उस बच्चों अच्छा कर सकते हैं। ഏത് കുട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാളനയും സ്നേഹവും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടി ഏത് മേഖലയിലും നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം। जिस घर में वे मुझे महसूस होता है कि जिस बच्चे को घर में अच्छा प्यार मिलता है वह बच्चे सभी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो। देखो अगला बात, पढ़ाई लिखाई कैसी रही? पढ़ाई लिखाई कैसी रही? 2 कमरों का मेरा स्कूल था और मेरी कक्षा में सिर्फ 4 बच्चे थे। बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और कभी बरसात हो जाती तो उसे ही ओढ़ लेते थे। 5वीं कक्षा तक मैंने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की।
फिर मैं नजदीक के कस्बे में जाने लगी। वहां मैंने 8वीं तक के पढ़ाई की और दिल्ली आ गई। 14 वर्ष की उम्र से ही शादी करने के दबाव दिया जाने लगा, जिससे बचने के लिए मैं अपने माता पिता से दूर हॉस्टल रहकर पढ़ाई करने लगे। मनीष कुमार सिन्हा ने संतोष यादव से पूछा कि आपका बचपन कैसा रहा और आपका पढ़ाई लिखाई कैसी रही, നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? इस समय उसने उत्तर दिया कि उसने कहा कि 2 कमरों का मेरा स्कूल था. എന്റെ സ്കൂളിൽ ആകെ 2 മുറിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഹിന്ദി നാടുകളിലെ അധികമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറവുള്ള ഏരിയകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹരിയാനയിലെ റെവാഡി ജില്ലയിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് അയച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം 5 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ സന്തോഷ് യാദവ് പറയുന്നത്. അപ്പോ 2 कमरों का मेरा स्कूल था और मेरी कक्षा में सिर्फ 4 बच्चे थे. 4 കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. बैठने के लिए घर से बोरी लेकर लाते थे. ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. और बरसात के समय उसको ओढ़ लेते थे. മഴ വന്ന സമയം ആണെങ്കിൽ അത് പുതയ്ക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത്രയ്ക്കധികം ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നത്. 5वीं कक्षा तक मैंने उस गांव के स्कूल में पढ़ाती थी. 5ാം ക്ലാസ് വരെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. और फिर मैं नजदीक के एक कस्बे में അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തില് ബാക്കി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. वहां से 8वीं तक पढ़ाई की और दिल्ली आ गई. 14 वर्ष की उम्र में घर वाले और परिवार के लोग उससे शादी होने की जिद की और वे उसके भेजने के लिए वे अपने माता पिता से दूर हॉस्टल से रहकर पढ़ाई करने लगे. കേവലം 14 വയസ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും വീട്ടുകാരെ വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. और अगला प्रश्न, हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा उनको कब और कैसे मिली? ഹിമാലയത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രേരണ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ലഭിച്ചു? मैं बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और यही जिज्ञासा मेरी प्रेरणा बनी. बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ने की जिज्ञासा बहुत पहले से ही था. कॉलेज के दौरान एक प्रशिक्षण शिविर में जब हिमालय देखने तब ही मुझे यह संयोग प्राप्त किया. क्या परिवार की तरफ कुछ अड़चन हुई? पिताजी ने अचंभे में पड़ गए कि यह कौन सा भूत सवार हो गया. परिवार के लोग सोचने लगे कि यदि हाथ पैर टूटा गए तो शादी कैसे होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे. लेकिन मेरी जिद के कारण अंत में उन्हें मानना पड़ा. माउंट एवरेस्ट की चढ़ने की अनुभूति हमें बताइए. बहुत ही अलग था. जब मैं टॉप पर पहुंचे तो भावात्मक रूप से मैं शून्य हो गई थी. न किसी प्रकार की खुशी थी, न किसी प्रकार के गम. वॉकी टॉकी फोन के जरिए मुझे सूचना दी गई थी मैं एवरेस्ट पर पहुंच गई हूँ. जब मैं 2-4 कदम पीछे थी तभी मेरी आत्मा ने कहा कि मैं क्या करने जा रही हूँ. देखो, हिमालय पर चढ़ने की जिज्ञासा तुमको कैसे हो सकता है? हिमालय की चढ़ने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? मेरे स्कूल से एक प्रशिक्षण शिविर में और विनोद यात्रा में वे भाग लेने के अवसर मिला. इस समय मुझे हिमालय जाने की अवसर मिला और उस समय उनको मालूम हो गया कि एवरेस्ट पर और पहाड़ों की अवस्था कैसी बन रही थी. इसलिए इस अवसर से इससे प्रेरणा होकर उनको एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रेरणा मिली. और बचपन से ही बहुत जिज्ञासु भी थी. जिज्ञासु ഉത്കണ്ഠയുള്ള അറിയാനുള്ള ഏതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കാര്യവും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഉത്കണ്ഠ.
जिज्ञासु, वे किसी तरह की होने की अवस्था से जिज्ञासु थी। इसलिए एवरेस्ट पर और पहाड़ों की चढ़ने की जिज्ञासा उनके मन में थे और वे हिमालय एक प्रशिक्षण शिविर से उसको हिमालय की जाने की प्रेरणा मिली और परिवार उसे कैसी तरह वे उसके അഡ്ജൻ കുയി അഡ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് വല്ല പ്രയാസമുണ്ടായോ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിടാനുള്ള വീട്ടുകാരുടെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു परिवार के लोग सोचने लगे कि तुम्हारा हाथ पर टूट गया तो शादी कैसे करेंगे और परिवार के लोग क्या कहेंगे और गांव के लोग कैसी तरह व्यवहार किया, इसके बारे में उसके मन में चिंता आई और इससे भी अलग होकर वे पहाड़ों के देखने से और एवरेस्ट जैसी चोटियों को देखने की जिज्ञासा उनके मन में होते तो वे उसी प्रकार चढ़ा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुभूति कैसी तरह थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुभूति कैसी तरह थे? ये एक अनुभूति है। वे हमसे इस प्रकार कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अवसर मुझे मिला, यह एक अनुभूति है। ഒരു തരം അനുഭൂതിയായിരുന്നു। इस अनुभूति से वे 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, एक बार नहीं, वे 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। एक बार जाने से उनको प्रेरणा मिली, इसलिए वे 2 बार चढ़ गई। माउंट एवरेस्ट पर वे 2 बार चढ़ने गई, 2 बार 2 തവണ माउंट एवरेस्टिലേക്ക് കയറി। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ने की अनुभूति कैसे है? मनीष कुमार ने उससे पूछा कि उसका अनुभूति कैसी तरह है, बताओ। बहुत ही अलग था, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു। मैं टॉप पर पहुंची तो भावात्मक रूप में शून्य हो गया था। किसी न प्रकार की खुशी थी और किसी न प्रकार की गम दुख। ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സന്തോഷമോ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വിഷമമോ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മൊത്തം ഒരു ശൂന്യമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്। और वागी टागी के फोन के जरिए मुझे सूचना दी देगी मैं एवरेस्ट पर पहुंच गई है। ഫോണിലൂടെ എനിക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു, ഞാൻ എവറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു। जब मैं 2-4 कदम पीछे थी तभी मेरी आत्मा ने कहा कि यह मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरी आत्मा ने कहा कि यह मैं क्या करना जा रही हूँ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു। कितना डर लगा, किसी तरह की जीव जंतु देखने को मिले, किसी का डर लगा, डर भयम, നിങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നിയോ? इसने कहा, मनीष कुमार ने पूछा, तुमको डर लगा और किसी तरह की जीव जंतुओं को यहाँ के मिलने के अवसर मिला और वहां को क्या हुआ? कोई डर नहीं लगा। वे कहता है कि कोई डर नहीं लगा। कभी कभी सुनने को मिला था कैंप में स्नो बियर आया था, लेकिन मेरे सामने एक बार भी नहीं हुआ। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट जिसे फरक कहा जाता देखने को मिला। वहां की जीव जंतुओं को कैसी तरह है? तुमको जीव जंतुओं को मिलने का अवसर मिला, इसी तरह मनीष कुमार ने उससे पूछा। इसको संतोष यादव ने इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या कहा? स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट और स्नो बियर को मुझे देखने को अवसर मिला। देखो अगला भाग, एक सफल पर्वतारोही होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? एक सफल पर्वतारोही होने के लिए किन किन की गुणों की आवश्यकता है? यह न सिर्फ एक पर्वतारोही के लिए बल्कि हर एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होता है कि वह संतुलित दिमाग वाला और संयम वाला हो। इंसान का यह गुण उसे हर परिस्थिति में अच्छा काम करने को मददगार होता है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हैं, यही गुण काफी होता है, बाकी सभी गुण भी इसी
अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अगर मौका मिले तो फिर वहां जाना चाहेंगी। मेरे लिए जो अनुभव था उसे मैंने प्राप्त कर लिया। अब मेरी कल्पना समाज को खुश देखना है। लक्ष्य यही है कि सभी को चेहरे पर खुशी दिखे और धरती स्वर्ग कहलाए। एक पर्वतारोही के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? इसने संतोष यादव ने कहा, यह न एक पर्वतारोही के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जरूरी होता है वह संतुलित दिमाग वाला हो और സംയമം वाला हो. ഒരു പർവ്വതാരോഹിക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങളല്ല, ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏത്? സന്തുലിത ദിമാഗ് വാല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സംയമനത്തോടെ കാണുകയും അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ये एक इंसान का गुण है. इंसान मनुष्य, इंसान का एक गुण उसे हर स्थिति में മനുഷ്യന്റെ ഈ ഗുണം എല്ലാ രീതിയിലും അവന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ अच्छा काम करने को मदद कर सकता है. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവൻ എപ്പോഴും അത് സഹായകരമാകും. किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हैं. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയെയും മറികടക്കാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൻ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं. അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുക, അപ്പോഴാണ് അവൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. യഹി ഗുൺ കാഫി ഹോത്താ ഹൈ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഗുണ മിലേഗ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വന്നുകൊള്ളും. ഇത് ഒരു പർവ്വതാരോഹിക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങളല്ല, ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണോ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുക, ഏത് കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവുക, അതുപോലെ ഏത് കാര്യങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക, അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അവൻ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവന് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയെയും അപ്പനെ അപ്പൊട്ടാൽ സത്താഹെ, തനിക്ക് തന്നെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് അവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ എത്തി. अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अगर मौका मिले तो फिर भी जाना चाहेंगे. നിങ്ങൾ ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? താങ്കളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? मेरे लिए जो अनुभव था उसे मैंने प्राप्त कर लिया. എന്താണോ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രാപ്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മേരി കൽപ്പന സാമാജിക ഖുശിക്കോ, എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത ലോകത്തിന്റെ നന്മ മാത്രമാണ്. ഖുശിക്കോ, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നതും. लक्ष्य ये है कि सभी के चेहरे पर खुशी दिखे और ये धरती स्वर्ग कहलाए. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയെ സ്വർഗതുല്യമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा, धन्यवाद.